सो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 3, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आज एक ही वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बेहतरीन चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों ने इस चैप्टर की डिमांड की थी, तो लो भाई आ चुका है आज ये वीडियो। एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूं, अगर इस चैप्टर के आपको फ्री स्टडी नोट्स चाहिए तो मेरे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के ऊपर मैंने इसके नोट्स अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म है, शेयर करना है शेयर करिए। और एग्जैक्टली सेम आंसर अगर आप एग्जाम में लिख कर आएंगे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है बच्चे बाड़ी, तो चले शुरू किया जाए। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बात तो बताना जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि हमारे साथ आपको लाइव बैचेस में पढ़ाई करनी है, आपको मेरे साथ एंट्रेंस प्लस बोर्ड्स एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, जैसे एंट्रेंस हो गया, सीयूईटी, आईपी मैट, इस तरह के एंट्रेंसेस क्लियर करने हैं, साथ में हमने बोर्ड्स के तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ाई करनी है, तो फतेह इज अ कोर्स फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। इसका फीस है 15,000 रुपीज। इसमें 8 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करेंगे हम लोग। साथ में अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है हमारे साथ, तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाने वाला हूं एट अ फीस ऑफ जस्ट 10,000 रुपीज। इसमें भी 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे हमारे द्वारा। ठीक है बच्चे बाड़ी, तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है। कार्डिनल का मतलब क्या है मेरी जान? कार्डिनल मतलब होता है समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसी कोई चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन द नंबर्स फॉर्म, नॉट इन द मनी के फॉर्म में। ऐसी कोई चीज जो नंबर्स में मेजर की जा सकती है उसको कार्डिनल बोलते हैं। इसका ऑपोजिट होता है ऑर्डिनल एनालिसिस। ऐसी कोई चीज जिसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, जिसको हम रैंक में ऑर्डर कर सकते हैं, उसको ऑर्डिनल एनालिसिस बोलते हैं। और किसी भी चीज को अगर हम नंबर्स में व्यक्त कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कार्डिनल बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे दिमाग में कि सर ये यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, वो यूटिलिटी है। जैसे लेट्स से मुझे किसी से बात करनी है, ये मेरा फोन मेरे लिए क्या है? यूटिलिटी है। मुझे प्यास लगी है, पानी मेरे लिए यूटिलिटी है। और यूटिलिटी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। और ये सेम आपको नोट्स हैंड रिटन बहुत मेहनत करके बनाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे मेरे एप्लीकेशन में। लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में सब कुछ पोस्टेड है। ठीक है, अब सर ये टोटल यूटिलिटी क्या होता है? मैंने एक कमोडिटी को कंज्यूम किया और मुझे टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, उस चीज को हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी तुम्हें समझ में आ रहा है? मैंने एक ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक पिया और उस एक ग्लास को कंज्यूम करने में मुझे कितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। अब एक और टर्म है, अगला टर्म है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मैंने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी, मैंने दूसरी ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी, तो मुझे कितना चेंज ऑफ सेटिस्फैक्शन पता चला है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। आओ जरा इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हो मेरे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मैंने टोटल यूटिलिटी के बारे में बोला है, रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन। ये टोटल सेटिस्फैक्शन का कीवर्ड है। derived by the consumer for consumption of a specific quantity। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को कंज्यूम करके जितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको अपन टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? इट इज एडिशनल यूटिलिटी। ये इसका कीवर्ड है, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। कहना क्या चाहते हैं कि एग्जाम्पल से समझाएं आपको? इसका फॉर्मूला होता है TUN-TUN-1। लेकिन चलो एक शेड्यूल लेते हैं और उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। साथ में एक डायग्राम बनाते हैं और साथ में इसका रिलेशनशिप भी आपको समझाते हैं। यूनिट्स ले रखे हैं हमने 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक। मतलब अगर मैंने 0 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया है तो मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी 0 था। फिर जैसे जैसे मैं कंज्यूम करते चला गया, मेरा टोटल यूटिलिटी यहां पर लिखा हुआ है। मैंने 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया, मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन था 10। सेकंड कंज्यूम किया 17, थर्ड कंज्यूम किया 21 एंड सो सिमिलरली। गला बैठा हुआ है, थोड़ा सा बियर कर लेना बेटा।
ठीक है, जैसे जैसे हम लोग यूनिट कंज्यूम करते आ रहे हैं उसमें टोटल सेटिस्फैक्शन जो डिराइव होता जा रहा है वो टोटल यूटिलिटी है। अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी का आसान सी भाषा बताऊं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी होता है। देखो, जीरो से प्रीसीडिंग टर्म हमको पता नहीं है, इसके पहले क्या कंजम्पशन हुआ हमें पता नहीं है, इसलिए इसको लिख दिया अनडिफाइंड। अब देखो क्या हो रहा है, मुझे पहले 0 सेटिस्फैक्शन मिलता था, अब मुझे 10 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो कितना चेंज आया? 10 माइनस 0 दैट मींस 10। सिमिलरली पहले 10 सेटिस्फैक्शन था, अब 17 सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो अब कैसे निकाल सकते हैं? 17 माइनस 10 दैट गोज टू 7। सिमिलरली 21 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 4। 22 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 1। 22 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 0। 19 माइनस 22 कितना हो जाएगा? -3। तो आप देखो, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती चली जा रही हैं, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। ये आपको दिख रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना भी आ गया। तो चलो भाई, अब बनाते हैं इसका हम लोग फटाफट से एक बेहतरीन सा डायग्राम। मैं इधर बना रहा हूं टोटल यूटिलिटी, आप मेरे साथ साथ बना लो। वीडियो को पॉज करो, आप फ्री हैंड डायग्राम बना सकते हैं, आपको प्लॉट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप फ्री हैंड बिना स्केल पेंसिल के डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना बच्चा पाड़ी? चलो मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे आप लोग डायग्राम। वीडियो को पॉज कर लो, पेन पेंसिल निकाल लो और मेरे साथ साथ बनाओ बच्चा पाड़ी। यहां लिखते हैं अपन लोग यूनिट्स और यहां पर आएगा टोटल यूटिलिटी। सिमिलरली यूनिट्स यहां पर और मार्जिनल यूटिलिटी मैंने यहां बना दी। अब देखो, टोटल यूटिलिटी कहां से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है। मैंने टोटल यूटिलिटी को प्लॉट किया है, दिस इज टोटल यूटिलिटी। आप चाहें तो इसको प्लॉट करके देख सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड डायग्राम हमारे आईएससी में परमिसिबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज देखो, जिस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है उस पॉइंट पर एमयू हमारा 0 है। मतलब अगर ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है तो इस पॉइंट पर हमारा एमयू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इस पॉइंट पे हमारा एमयू क्या होना चाहिए बेटा जी? 0 होना चाहिए। चलिए हम एमयू को प्लॉट कर देते हैं। दिस इज योर एमयू कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मेरे साथ साथ बना सकते हैं, बिल्कुल 100% एक्सेप्टेबल डायग्राम है, कहीं से एक नंबर भी नहीं कटेगा। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आ रहा है? 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 अब इसका फटाफट से रिलेशनशिप लिखें। पहला रिलेशनशिप लिखा जाए मेरे भाई। पहला रिलेशनशिप देखो, आओ ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। देखो, इस 0 पॉइंट से पहले एमयू तो पॉजिटिव था, इस 0 पॉइंट से पहले एमयू पॉजिटिव था, और जब तक एमयू पॉजिटिव था टीयू बढ़ रहा था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव, टीयू इज इंक्रीजिंग। एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव, टीयू बढ़ रहा है। समझ में आया? फिर जैसे ही एमयू 0 हुआ टीयू मैक्सिमम हो गया। जैसे ही एमयू 0 है टीयू मैक्सिमम है। तो सेकेंड पॉइंट कैसे लिखते हैं? व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम। व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम। सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट देखो मेरी जान, जैसे ही एमयू नेगेटिव हो गया टीयू फॉल करने लगा। ठीक है ना? जैसे ही एमयू नेगेटिव हो गया देखो टीयू फॉल करने लगा। तो थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? व्हेन एमयू बिकम्स नेगेटिव, व्हेन एमयू बिकम्स नेगेटिव टीयू स्टार्ट्स टू फॉल, या टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है सारी बात? टीयू क्या होता है, एमयू क्या होता है, इनका डायग्राम कैसे बनता है और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये क्लियर हो गए। इस बात को अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से लिखा है। एक और तरीका हो सकता है इनका रिलेशनशिप लिखने का, वो क्या है? जब टीयू बढ़ रहा है एमयू फॉल हो रहा है, जब टीयू मैक्सिमम हुआ एमयू 0 हो गया, और जब टीयू फॉल करने लगा एमयू नेगेटिव हो गया। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो कोई दिक्कत, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, और बेहतरीन टॉपिक है ये, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान भी है। मैंने एग्जैक्टली आपको आंसर राइटिंग भी कराई है इस पर्टिकुलर क्लास में कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिख कर आओगे। तो जब भी कभी आपसे पूछते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कोई भी लॉ पूछा जाएगा तो आपको हमेशा स्टेटमेंट ऑफ लॉ एग्जैक्ट सेम लिखना पड़ेगा। वैसे समझते हैं ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है साहिब। आसान भाषा में, जैसे जैसे हम लोगों ने कंजम्पशन करना शुरू किया वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता चला गया। जैसे जैसे हम लोगों ने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किया, हमारा जो सेटिस्फैक्शन है विद एवरी एडिशनल यूनिट टेंड्स टू डिक्लाइन। सूनर स्टेज विल कम व्हेन एमयू बिकम जीरो एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव। इसी बात को अंग्रेजी में लिख देंगे तो उसको स्टेटमेंट ऑफ लॉ कहते हैं। एग्जैक्ट क्या स्टेटमेंट ऑफ लॉ है आओ जरा देखा जाए। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट माना जाए, the utility derived from every additional unit, that is marginal utility, goes on decreasing। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा mu कम होता चला जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ लॉ सबको क्लियर है? तो जब कभी भी आंसर आएगा तो सबसे पहले हेडिंग क्या लिखोगे तुम? स्टेटमेंट ऑफ लॉ। और लेकिन एक बात याद रखना, हर एक लॉ किसी अजम्पशन पर बेस्ड होता है। तो चलो भाई अगली हेडिंग डालते हैं, अजम्पशन। सेकेंड हेडिंग क्या होगी आपके आंसर में? अजम्पशन। अजम्पशन को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वन लाइन में भी अगर तुम अजम्पशन लिख कर आओगे तो भी चल जाएगा। तो अजम्पशन है क्या? पहला अजम्पशन देखो, द कंज्यूमर शुड बी रैशनल। यहां क्या लिखा हुआ है? रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या? जो इंसान कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है वो पागल नहीं होना चाहिए भैया, वो एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए जो खाना खाए और उसका पेट भरे। मेरे दोस्त प्रतीक शुक्ला जैसा नहीं कि भैया वो खाना खा रहे और भूख लगी जा रही साहिब, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड, होमोजीनियस कमोडिटी होनी चाहिए, मतलब एक जैसी कमोडिटीज को वो कंज्यूम कर रहा हो, मतलब अलग अलग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को उसको कंज्यूम नहीं करना है, इसका अजम्पशन है सेकंड। थर्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे हम लोग अगर चाय पीते हैं तो एक प्याले में चाय पीते हैं, ये नहीं तो बाल्टी में चाय पीने लग जाओ, ऐसा नहीं है। अगर हम रोटी खाते हैं तो एक स्टैंडर्ड साइज होता है रोटी खाने का, ये नहीं कि जब बड़ी बड़ी रोटी खाने लग जाए। तो मतलब जितनी भी कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हो दैट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ठीक है ना। थर्ड है यूटिलिटी, फोर्थ है राधा, यूटिलिटी इज मेजरेबल, मतलब हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकें, मतलब कार्डिनल अप्रोच होना चाहिए। पांचवी चीज आती है नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ऐसा ना हो जाए कि कंज्यूम करते करते उसका एकदम मन बदल जाए, जज्बात बदल जाए, दुनिया बदल जाए, उसको लगा नहीं 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 अभी तो हम ये कंज्यूम कर रहे हैं अब ये कंज्यूम नहीं करेंगे। नहीं, देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। साइमल्टेनियसली देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन। जैसे भी जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं या कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करने बैठते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम करते हैं ना, लेट्स से 10 मिनट 15 मिनट 50 मिनट तक हम लोग खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर। सिमिलरली ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रोटी अभी खाई दूसरी रोटी 6 घंटे बाद खा रहा है, कभी पेट नहीं भरने वाला। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सेवेंथ पॉइंट क्या है? नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, मतलब जो वो गुड्स कंज्यूम कर रहा है उसका जो सब्सटीट्यूट है उसके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये अगला अजम्पशन है। और लास्ट अजम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, मतलब परचेजिंग पावर वो पैसे की हमेशा कांस्टेंट मानी जानी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी जो सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं पैसे से वो कांस्टेंट को अज्यूम किया गया है। तो सेकंड, पहली हेडिंग बताई हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ लॉ, सेकंड हेडिंग बताई मैंने आप लोगों को अजम्पशन। अब थर्ड हेडिंग पर आते हैं। थर्ड हेडिंग है हमारी शेड्यूल। आओ भाई, शेड्यूल अभी सेम मैंने आपको बनाकर दिखाया है थोड़ी देर पहले। तो यूनिट्स बढ़ रही हैं और एमयू फॉल होता जा रहा है। अभी इसी चीज का आपको डायग्राम भी पेपर में बनाकर आना है। हालांकि मैंने अभी अभी आपको डायग्राम भी बनाना सिखाया। ये यूनिट्स है और यहां पर एमयू है। ये मार्जिनल यूटिलिटी बना दिया, बिल्कुल करेक्ट डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सेम डायग्राम आप पेपर में बना सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला जाए या ना बोला जाए आपको हमेशा डायग्राम बनाकर आना है वेरेवर इट इज पॉसिबल। अब उसके बाद अगली हेडिंग आएगी हमारी एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। तो तुम हेडिंग देख रहे हो, सबसे पहले मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या होता है, फिर मैंने बताया अजम्पशन क्या होते हैं, थर्ड हेडिंग बताई मैंने शेड्यूल क्या है, फोर्थ हेडिंग बताई मैंने कि डायग्राम कैसे बनेगा, और फिर फिफ्थ हेडिंग पर आएंगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ क्या है। आओ बेटा, मैंने एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ भी आपके लिए हैंड रिटन लिख रखा है, एग्जैक्टली समझ में भी आ जाएगा तुमको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यही एकदम आंसर लिख कर आओगे मैडम एकदम बढ़िया खुश हो जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यार, एकदम बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है ना भाई?
चलो भाई, अब पहला एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, एन इंडिविजुअल्स डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज सैटिएबल। सैटिएबल का मतलब क्या होता है, एक इंसान की सारी वांट्स को हम जितनी भी डिजायर्स हैं उनको सेटिस्फाई तो कर सकते हैं, मतलब द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर सैटिएबल। फिर क्या लिखा है, एज मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम द इंटेंसिटी ऑफ our desire decreases, therefore utility derived from additional unit decreases। जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जाएंगे, जो हमारी इंटेंसिटी होती है, जो डिजायर होती है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, इसीलिए यूनिट्स बढ़ती हैं तो एमयू फॉल होता है। अभी हम लोगों ने निकाल कर भी दिखाया। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या है, देर आर मेनी यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। एक सामान के मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी को किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो सबसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट लाइट जलाना है, तो हम पहले लाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद किसी और नीड के लिए इस्तेमाल करेंगे, लाइक वाइज सो ऑन, ये चीज चलती चली जाएगी। तो क्या लिखा है, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, द मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज एंड सो ऑन। इस तरह से आप कंजम्पशन करते चले जाएंगे। तो आई होप तुमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमको बता रहा हूं, ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। करना बस इतना सा है कि एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से फटाफट से डाउनलोड कर लो। ठीक है, चले बढ़े अगले टॉपिक की तरफ, चलो बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारे सामने आने जा रहा है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू वन कमोडिटी केस। इसको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव करना भी बोलते हैं। देखो मैं तुमको बहुत आसान से बात बताऊं ना, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो जितने पैसे खर्च कर रहा है उसके बराबर का सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सके। मैंने 100 रुपए खर्च किए, 100 रुपए के बराबर का अगर मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया है तो मैं वहां पर इक्विलिब्रियम में हूंगा। बात समझ में आ रही है, एकदम आसान लेमैन की लैंग्वेज में तुम्हें समझ में आ गया। आओ जरा अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज समझाने जा रहा हूं। तो आपसे पूछा गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में बताओ, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। आओ जरा देखते हैं। अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही परचेजेस दैट मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स इट्स प्राइस। मतलब सेटिस्फैक्शन इज इक्वल्स टू प्राइस जहां हो जाएगा वहां पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू वन कमोडिटी केस डन हो जाएगा। यह तो इसकी मीनिंग हो गई। अब मीनिंग के बाद आपको सेकंड हेडिंग डालनी पड़ेगी, कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन क्या बोलती है, MUX बराबर PX जहां पर हो जाए उसको हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के कंडीशन मानेंगे। MUX क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग गुड एक्स, वेयर एक्स PX क्या है, प्राइस ऑफ गुड एक्स, जो कि मैंने यहां पर आपको लिखकर भी बता दिया है। जब प्राइस और सेटिस्फैक्शन बराबर हो जाएगा वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। चलो एक शेड्यूल देखते हैं। थर्ड हेडिंग आई है आपकी शेड्यूल। मैंने अज्यूम किया है कि प्राइस मान लेते हैं कमोडिटी की है 600 रुपए, कि जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस कितना है, 600 रुपए। अब मैंने यहां पर यूनिट्स लिखी हुई हैं, यहां पर मैंने मार्जिनल यूटिलिटी लिखा हुआ है। अब किस पॉइंट पर यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगा उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। ये PX 600 है, यहां पर MU 700 है, 700 बराबर 600 तो हो नहीं रहा है। सिमिलरली इक्विलिब्रियम कहां पर आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है थर्ड यूनिट पर, इक्विलिब्रियम आ रहा है बेटा थर्ड यूनिट पर, बिकॉज इस पॉइंट पर MUX और PX बराबर हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। अब इसी बात को हमें डायग्राम के थ्रू भी बताना है। चलो मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। चलो भाई चलो फटाफट से मेरे साथ साथ आप सभी लोग डायग्राम बनाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी बुक फॉलो कर रहा हूं, तो मैं फ्रैंक बुक फॉलो करके ISC के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। द सिलेबस इज सेम और मैक्सिमम स्कूल्स में ये एक्सेप्टेबल भी है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग यूनिट्स, और बाबूजी यहां लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस। MU लिख लिया और प्राइस लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। प्राइस कितना है मेरे भाई, प्राइस है 600, तो ये प्राइस की लाइन बना दी, प्राइस है 600। फिर हम लोगों ने ये MU बना दिया, फ्री हैंड बनाओ कोई दिक्कत नहीं है।
ये एमयू है, एमयू और प्राइस जहां पे कट कर रहा है वहां पे यूनिट्स कितनी है, 3 यूनिट्स हैं, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, बिकॉज इस पॉइंट पर क्या है, एमयू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए जो कि तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि सर इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, ये क्या है, इस सिचुएशन में देखो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम है, इसको बोलते हैं सरप्लस, इसको बोलते हैं बेटा सरप्लस। जहां पर सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो, जैसे यहां देख रहे हो ना, इस 700 सेटिस्फैक्शन को डिराइव करने के लिए खर्चा कितना हो रहा है, 600, तो सेटिस्फैक्शन है, ये सरप्लस है, यहां सरप्लस कितना हो गया, 100। सिमिलरली यहां पे 650 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है लेकिन खर्चा 600 रुपए हो रहा है, यहां पे सरप्लस कितना है, 50। सिमिलरली आगे ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, डेफिसिट। तो तुमने क्या बताया, सबसे पहले मीनिंग बताया, फिर कंडीशन बताया, फिर शेड्यूल बताया, फिर डायग्राम बताया, अब बताओगे इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बिना लिखे मैडम तो खुश ना होने वाली भाई, तो मैम को खुश करना हमारा परम कर्तव्य बनता है ताकि इंटरनल में मार्क्स मिलते रहें, बोर्ड एग्जामिनेशन में टेंशन नहीं, शुभम संभाल लेगा। आओ जरा देखते हैं पहला एक्सप्लेनेशन। इन द अबव केस, जो केस हमने किया उसकी बात करें, इन द अबव केस एमयू कर्व इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ये तो हमें पता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉ किया है एमयू जो है वो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इंडिकेट्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमने ये एमयू कर्व बनाया है ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगता है, आपको पता है जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे एमयू कम होता चला जाएगा, इस पॉइंट को लिख दिया। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, द हॉरिजॉन्टल लाइन पी शोज द प्राइस लाइन, अभी हम लोगों ने बताया ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन। फिर क्या लिखा, एमयू कर्व एंड प्राइस लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, एमयू कर्व और प्राइस लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर कट कर रही हैं, ठीक है ना। देयरफॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई वेयर एमयू इज इक्वल्स टू प्राइस। सब बच्चों को समझ में आ गया, ये एकदम अच्छे से केस समझ में आया है। चले बढ़े अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए, और बेहतरीन टॉपिक है अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। चलो शुरू करते हैं। तो भाई ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बला है, इसको आसान भाषा में 2 कमोडिटी केस भी कहा जाता है। यहां पर कंज्यूमर 2 कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है। अब 2 कमोडिटीज के केस के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे डिराइव करेगा, इसके बारे में ही पढ़ना लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो भाई यहां पर मैं बताऊं तो 2 कमोडिटी के बीच में ऐसा कुछ बन जाए जहां पर सेटिस्फैक्शन पैसों के बराबर आ जाए, मतलब मैं ए कमोडिटी कंज्यूम करूं वहां पर जो सेटिस्फैक्शन हो, सिमिलरली बी कमोडिटी कंज्यूम करूं जो वहां से सेटिस्फैक्शन मिले वो मेरा पैसों के बराबर आ जाए, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलेंगे। आओ जरा देखते हैं कि ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और आपको आंसर कैसे लिख के आना है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर मस्ट एलोकेट हिज इनकम among various commodities in such a way that the last unit of money spent on each commodity gives him equal marginal utility। उसको आखिरी रुपए तक, आखिरी कमोडिटी तक बराबर का सेटिस्फैक्शन जहां पर मिलेगा वहां पर कंज्यूमर जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। सिंपल सी बात है। इसकी कंडीशन देखिए, बड़ी अच्छी कंडीशन है। इसकी कंडीशन कहती है MUX डिवाइडेड बाय PX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X divided by price of good X is equals to marginal utility of good Y divided by price of good Y is equals to marginal utility of money। ये कंडीशन जहां सेटिस्फाई होगी बाबूजी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो उसी पॉइंट पर होगा। आओ जरा देखते हैं अगला क्या लिखते हैं। हम बनाने जा रहे हैं एक शेड्यूल, और इस शेड्यूल में कुछ अजम्पशंस लिखे हैं, जैसे कि एक कंज्यूमर है, उसके पास इनकम कितनी है, Y मतलब इनकम होता है, उसकी इनकम को हमने अज्यूम किया कि 40 रुपए उसकी इनकम है, और वो 2 कमोडिटीज कंज्यूम करने वाला है X और Y। X आता है बाबूजी 5 रुपए का और Y आता है लेट्स से 10 रुपए का। हमको पता लगाना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा। मैंने यहां पर यूनिट्स लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6। हो सकता है आपको पेपर में ये यूनिट्स दे रखे हों और आपको डिटरमाइन करना हो कहां पे इक्विलिब्रियम होगा, और अगर नहीं होगा तो ये सेम शेड्यूल आप पेपर में लिखकर आ सकते हैं।
यहां पर MUX दे रखा है, यहां पर MUY दे रखा है। अगला कॉलम बनाना है MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY। ये हमने दो कॉलम क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमको अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। मतलब MUX को प्राइस से डिवाइड कर दो, बोले तो कितना 50 डिवाइडेड बाय PX कितना है 5, दैट मींस कितना आ जाएगा 10। सिमिलरली 45 डिवाइड बाय 5 ये आ गया 9, 40 डिवाइड बाय 5 ये आ गया 8, 35 डिवाइड बाय 5 आ गया 7, 30 डिवाइड बाय 5 आ गया 6, 25 डिवाइड बाय 5 आ गया 5। ये तो निकाल लिया हम लोगों ने MUX अपॉन PX। सिमिलरली निकालेंगे MUY अपॉन PY। MUY ये दे रखे हैं और PY 10 है, तो 80 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा मेरे भाई 8। 70 डिवाइड बाय 7, सॉरी 70 डिवाइड बाय 10 7, 60 डिवाइड बाय 10 6, देन 5, देन 4, देन 3। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही है इसीलिए थोड़े वीडियोस डिलेट चल रहे हैं, तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। बस पढ़ा बहुत ज्यादा रहा हूं इसलिए बहुत टेंशन है गले के ऊपर, लेकिन कर्तव्य पूरा करना है। आपका रिजल्ट मैं संभालूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस करते चलो जो जो करा रहा हूं, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं। अब हमको देखना है कि MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY किस किस पॉइंट पर बराबर हैं। यहां पर 10 है, यहां कहीं 10 है नहीं, यहां 9 है, यहां कहीं 9 है, आंसर मिलता है नहीं। 8 है, हां जी 8 यहां पर भी है, मतलब इस कॉम्बिनेशन पर ये लोग बराबर होंगे। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं। यहां पर कॉम्बिनेशन 1 में ये बराबर आ रहा है। सिमिलरली यहां 7 है, यहां भी 7 है, इसको कॉम्बिनेशन चलो 2 बोल देते हैं। फिर कहां है 6 है भाई साहब, 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, इसको बोल दिया हम लोगों ने कॉम्बिनेशन 3। सिमिलरली 5 यहां भी है, यहां भी 5 है, तो इसको बोल दिया कॉम्बिनेशन नंबर 4। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो चलो भाई अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। कॉम्बिनेशन नंबर 1 कहां है? कॉम्बिनेशन नंबर 1 ये है। एक्स की कितनी यूनिट्स हैं? एक्स की यूनिट्स है 3। एक्स की कितनी यूनिट्स हैं? 3। वाई की कितनी यूनिट्स है? वाई की तो पहली यूनिट है, वाई की यूनिट है 1। अगला कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है बेटा, जरा देखो तो। सेकेंड कॉम्बिनेशन कहां पर आ रहा है? एक्स की यूनिट कितनी है? 4। एक्स की यूनिट कितनी है? 4। वाई की कितनी यूनिट है बेटा? वाई की कितनी यूनिट्स हैं? 2 सेकेंड कॉम्बिनेशन में। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन देखो बेटा क्या हो रहा है। थर्ड कॉम्बिनेशन में एक्स की कितनी यूनिट्स हैं? 5 और वाई की कितनी यूनिट्स हैं? 3। वाई की कितनी यूनिट्स हैं? 3। फोर्थ कॉम्बिनेशन देखो बेटा जी क्या हो रहा है। फोर्थ कॉम्बिनेशन में एक्स की कितनी यूनिट्स हैं? 6 और वाई की कितनी यूनिट्स हैं बेटा? 4। यह कॉम्बिनेशन बनता हुआ आपको सभी बच्चों को दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब हम लोग यह पता लगाएंगे कि हर कॉम्बिनेशन में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और किस कॉम्बिनेशन में यह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दैट इज जो यहां पर 40 दे रखा है किसके बराबर आ रहा है। कॉम्बिनेशन 1 में कितना खर्चा हो रहा है? एक्स कितने रुपए का आता है? 5 रुपए का, तो मतलब 3 × 5 इज इक्वल्स टू 15। और वाई कितना खर्च किया? 1। वाई कितने का आता है? 10 रुपए का, तो यहां पर टोटल खर्चा कितना हुआ? 25। इनकम कितनी है? 40। क्या मतलब इस कॉम्बिनेशन में हमारा इक्विलिब्रियम होगा? आंसर मिलेगा नहीं भैया, इस वाले कॉम्बिनेशन पे इक्विलिब्रियम तो नहीं होने वाला। सेकंड कॉम्बिनेशन चेक करो। 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स, एक्स आता है 5 रुपए का, खर्चा कितना हुआ? 20 रुपए। वाई आता है कितने का? 10 रुपए का, और 2 कंज्यूम कर रहे हैं 20 रुपए, मतलब यहां पर खर्चा कितना हो रहा है? 40। क्या ये इनकम के बराबर है? आंसर मिला यस, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमको मिल गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां है? जब 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स और 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई को कंज्यूम करेगा अगर एक कंज्यूमर, तो वहां पर उसे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा। आते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन पर। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? एक्स कितनी यूनिट्स कंज्यूम हो रही है? 5। 5 × 5 25। वाई कितनी कंज्यूम हो रही है? 3। वाई कितने की आती है? 10 रुपए की, 30। ये कितना हो गया? 55। अब बताओ क्या ये कॉम्बिनेशन को अटेन किया जा सकता है? आंसर है नहीं भाई, मेरी इनकम 40 है, ये आएगा 55 रुपए में, इसको हम कंज्यूम ही नहीं कर सकते, हमारी इनकम के बाहर चला गया ये। आओ जरा, कोई बात नहीं, फोर्थ कॉम्बिनेशन देखते हैं। एक्स कितना है? 6 यूनिट्स, 6 × 5 ये खर्चा हो गया 30। वाई कितनी है? 4। 4 × 10 ये कितना हो गया? 40। टोटल कितना? 70। अब क्या 70 40 के बराबर है? आंसर मिलेगा नहीं भैया, 70 ज्यादा है,
ये तो 70 रुपए में कंज्यूम होगा, यहां पर हमारे इक्विलिब्रियम नहीं, तो इक्विलिब्रियम कहां सेट हो रहा है? सिर्फ 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स और 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई पर, बिकॉज यहीं पर MUM बराबर हो रहा है। इस बात को हमको एक्सप्लेन करके भी आना पड़ेगा, तो अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी एक्सप्लेनेशन। आओ जरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिसको देखते ही मैम तुम्हारी खुश हो जाएंगे और पूरे 6 में 6 नंबर दे देंगी। पहला पॉइंट देखो, एक्सप्लेनेशन कैसे करके आना है। अब जो आपने एज्यूम किया है सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। सपोज कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ओनली ऑन 2 गुड्स एक्स एंड वाई, अभी हम लोगों ने यही assumption लिया है। लेट अस अज्यूम हिज इनकम इज 60, px इज इक्वल टू ₹5 एंड py इज इक्वल टू ₹10। x 5 का है और y आता है 10 रुपए का। फिर क्या बोला? इन द अबव केस ओनली एट कॉम्बिनेशन ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ गुड x and 2 units of good y, he is able to use his entire income and utility is maximized। केवल इसी कॉम्बिनेशन, जो कि कॉम्बिनेशन नंबर 2 था, उसी पर वो अपनी एंटायर इनकम को यूज कर पा रहा है और अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पा रहा है। बाकी जगह तो ऐसा नहीं हो रहा है। बाकी जगह क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन 3 and 4 डज नॉट फिट इन हिज गिवन इनकम। 3 and 4 तो उसके इनकम के अंदर आता ही नहीं है। एंड कॉम्बिनेशन 1 इज नॉट एबल टू एग्जॉस्ट हिज गिवन इनकम। कॉम्बिनेशन 1 में तो 25 रुपए खर्च हो रहे हैं, उसकी पूरी इनकम खर्च ही नहीं हो रही है, इसलिए इस पॉइंट्स पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। लास्ट में समेशन करेंगे, सम अप करेंगे रादर। हेंस द कंडीशन इज सेटिस्फाइड एट कॉम्बिनेशन 2, सो कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्स 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। इतना आंसर लिखकर आओगे, तुम बोलोगे वाह भाई वाह, सब आ गया, एकदम बेहतरीन आंसर है। बस करना क्या है, नोट्स आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जाकर ले लो यार, ठीक है ना। चले बढ़े अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। चलो भैया बढ़ते हैं हम लोग अब अगले टॉपिक पर। चलो भाई अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक शुरू होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल बता चुका हूं, समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ऑर्डिनल में हम नंबर्स में वैल्यू नहीं कर सकते हैं कोई चीज, हम रैंक में अपनी प्रेफरेंसेस को बता सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैंने 4 पिक्चरें देखी, एक मैंने देखी KGF, एक मैंने देखी कल की, एक मैंने देखी 3 इडियट्स, एक मैंने देखी शोले, तो मैं बोलूं मुझे KGF सबसे अच्छी लगी, तो रैंक 1 KGF है, रैंक 2 शोले है, रैंक 3 इडियट्स है, रैंक 4 कल की है, लेट्स से। तो मैंने क्या किया, अपनी जो सेटिस्फैक्शन है, अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं, उनको एक ऑर्डर में बताया, ना कि नंबर्स में बताया। उस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो भाई इंडिफरेंस कर्व तो एक डायग्राम होता है जो मैं अभी आपको बनाकर दिखाने जाने वाला हूं, लेकिन होता क्या है आओ जरा देखें। सबसे पहले एक शेड्यूल देखो, एक कंज्यूमर है, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए कंज्यूम करे जिसमें 1 यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम करता है और 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम करता है, तो उसको एक गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। वही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको कमोडिटी बी कंज्यूम करने में आता है, कॉम्बिनेशन बी कंज्यूम करने में आता है, जब वो 2 यूनिट्स ऑफ फूड और 7 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम कर रहा है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको कॉम्बिनेशन सी कंज्यूम करने में आता है, जब वो 3 यूनिट्स ऑफ फूड और 5 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम करता है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको कॉम्बिनेशन डी कंज्यूम करने में आता है, जब वो 4 यूनिट्स ऑफ फूड और 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम करता है। मतलब चाहे वो कॉम्बिनेशन ए कंज्यूम करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे, चाहे डी करे, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब अगर इसी इंडिफरेंस शेड्यूल को एक ग्राफ के थ्रू बता दिया जाए तो उसको इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। कहेंगे क्या, आओ जरा देखो। एन इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स which gives equal amount of satisfaction to consumers. Various combination of 2 goods which gives equal amount of satisfaction to its consumers. अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला तो होता है बेटा लॉस अपॉन गेन, लॉस ऑफ 1 गुड डिवाइडेड बाय गेन ऑफ 1 गुड। कैसे निकालेंगे, आओ जरा फटाफट से निकालें। देखो पहले यूनिट के पे हमने डैश लगा दिया बिकॉज के प्रीसीडिंग टर्म्स हमको पता नहीं है। यहां पर देखो लॉस कितने का हो रहा है 3, यहां पर गेन कितने का हो रहा है 1, तो 3/1 या इसको 3:1 लिख सकते हैं। सिमिलरली लॉस कितने का हो रहा है 2 और यहां पर गेन कितने का हो रहा है 1, इसको 2:1 लिख सकते हैं। लॉस कितने का हो रहा है 1 और गेन कितने का हो रहा है 1, तो 1/1 इसको 1:1 लिख सकते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, बस अभी तुमको 2 मिनट में समझ में आने वाला है। उसके पहले एक बार मैं एक डायग्राम बनाकर दिखा दूं आपको इंडिफरेंस कर्व का, तो आपको मजे ही मजे आ जाए। फ्री हैंड बना सकते हो, वीडियो को पॉज करो और मेरे साथ साथ डायग्राम फटाफट से मेरी जान बना लो। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। चलो भैया चलो, मेरे साथ साथ आप बनाएंगे इसका डायग्राम। यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग को ले रहे हैं हम लोग,
क्लोथिंग को ले रहे हैं वाई एक्सिस पर और फूड को ले रहे हैं अपन लोग एक्स एक्सिस के ऊपर। अब मैं एक फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूं, यह है मेरा इंडिफरेंस कर्व। इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन थे, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन और डी कॉम्बिनेशन। तो ये एक इंडिफरेंस कर्व है, हर एक पॉइंट कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। एग्जैक्टली ये डायग्राम बना के आ जाओगे, कोई हाथ तक नहीं लगाएगा तुम्हारे आंसर को, टेंशन नहीं लो। अब जानते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आओ मैंने यहां पे लिख कर रखा है आपके लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या। ये हैंड रिटन नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लग रही है भाई, एक एक को वीडियो को, पूरे वीडियो को एक वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझा कर देना है, सो दैट आप 100 वीडियो की तरफ भटके ही ना। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द एंटायर टीम ऑफ ऑब्सेशन, जो बहुत मेहनत कर रही है दिन रात आप सभी के लिए कि क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके और इस तरह का नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जा सके। ठीक है, जरूर से जरूर ये वीडियो अपने क्लासमेट्स, अपने कोचिंग मेट्स, अपने टीचर से शेयर करिएगा, सो दैट एवरीबडी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या? इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब वो रेट जिस पे कंज्यूमर एक गुड का सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरे गुड को पाने के चक्कर में, लेकिन उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। निकालते लॉस अपॉन गेन से, मैंने अभी आपको बता भी दिया। चलो भाई अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये इंडिफरेंस मैप क्या है? इंडिफरेंस मैप को बताने से पहले मेरे साथ साथ इसका डायग्राम बनाओ, आओ बनाते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। चलो 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 वीडियो को पॉज कर लो और मेरे साथ आप बनाओ इंडिफरेंस मैप। यहां पर ले लेते हैं क्लोथिंग और बेटा जी यहां पर ले लेते हैं फूड, और यहां पर कई इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं। ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, ये IC3 हो गया। अब मैंने क्या बताया? ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ गिवन लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। एक डायग्राम में अगर मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व बना दिए जाएं और हर एक इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन दे रहा हो तो उसको इंडिफरेंस मैप कहा जाएगा। यहां पर लिख भी दिया है क्या? ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ईच रिप्रेजेंट्स अ गिवन लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। चले आ गया समझ? चलो भाई अगले टॉपिक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि अभी हम लोगों ने कर लिया इसलिए डन लिख दिया है। तो अब बढ़ते हैं आगे। आपकी किताब में, कई सारी किताबों में assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी दे रखे हैं, विच इज नॉट देयर इन द सिलेबस ऑफ 2024 एंड 25। सो बिल्कुल परेशान मत हो, इस टॉपिक को तुम आराम से स्किप कर सकते हो। अगला टॉपिक जो सिलेबस में है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब क्या प्रॉपर्टी होती है, आओ जरा एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों को निपटा लेते हैं। पहला क्या है? एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो ना, एक इंडिफरेंस कर्व अगर जब हम बनाते हैं, एक इंडिफरेंस कर्व हम जब बनाते हैं, यहां पर क्लोथिंग लेते हैं, सिमिलरली यहां पर फूड लेते हैं, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना। ये लिखना है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों होता है तुम्हें लिख कर आना पड़ेगा, तुमसे पूछा जाएगा लेफ्ट टू राइट क्यों फ्लो होता है। आओ जरा देखो। दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द assumption that if a consumer consumes more of one commodity, he must consume less of other। अगर एक कमोडिटी का कंजम्पशन वो ज्यादा करेगा तो दूसरी कमोडिटी का वो कंजम्पशन कम करता जाएगा, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिंपल है, आसान बात है। आओ जरा अगला देखते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया ना, ये कॉन्वेक्स होता है, ऐसा बना तो कॉन्वेक्स है। और अगर मान लो कोई कर्व ऐसा बने तो क्या होगा, उसे कॉनकेव बोलेंगे। ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व को हम लोग कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस लग रहा है। अगर आप शेड्यूल देखो, डिमिनिशिंग एमआरएस मतलब क्या? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होते चला जाना। आप देखो ना, पहले 3:1 था, फिर 2:1 था, फिर 1:1 था, फॉल होता चला जाएगा, इसलिए इसको कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है ना बच्चा। तो दिस इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। लॉस अपॉन गेन अगर हर लेवल पर कम होता चला जाएगा, इसलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनेगा। अगर मेरा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है डिमिनिशिंग के बजाय बढ़ रहा होता तो उस केस में क्या होता? कॉनकेव टू ओरिजिन। और अगर कांस्टेंट होता तो हमारा इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन कर्व होता।
ठीक है, समझ में आ गई दो प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी पर आए मेरी जान, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन। कहना क्या चाहते हैं, मान ले भाई एक ये इंडिफरेंस कर्व बना है IC1 और ये एक इंडिफरेंस कर्व बना है IC2। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे पास 2 कार होंगी तब तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा या 5 कार होंगी तब सेटिस्फैक्शन मिलेगा? तुम बोलोगे नहीं नहीं सर मेरे पास 5 होंगी तब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सिमिलरली 5 होंगी या 10 होंगी, तुम बोलोगे 10 पे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। 10 होंगी 100 होंगी, तुम बोलोगे 100 पर सेटिस्फैक्शन होगा। तो ये अज्यूम क्या आता है, अगर एक कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करता है तो वो ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा। सिमिलरली दो इंडिफरेंस कर्व में जो ज्यादा ऊपर है वो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताएगा, उसमें ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। तो हायर IC रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन विच yields मोर सेटिस्फैक्शन देन द कॉम्बिनेशन ऑन लोअर इंडिफरेंस कर्व। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर सेटिस्फैक्शन का कॉम्बिनेशन है और जो लोअर इंडिफरेंस कर्व है वो लोअर सेटिस्फैक्शन का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आते हैं फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या करिए, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा कभी भी इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व ये और एक ये, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है एक इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताता है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताता है। जब दो इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताते हैं तो वो कैसे एक दूसरे को कट कर सकते हैं? कट करने का मतलब तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गया ना, विच इज नॉट द केस इन द इंडिफरेंस कर्व। तो ईच इंडिफरेंस कर्व, IC जहां जहां लिखा है वो इंडिफरेंस कर्व है, रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देयरफॉर टू IC डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप तुम्हें यहां तक पॉइंट इंडिफरेंस कर्व के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बजट लाइन। ठीक है ना, तो चले शुरू करें बजट लाइन को। चलो बढ़ते हैं। अब साहब ये बजट लाइन किस चीज की दिक्कत का सामना है? बजट लाइन है क्या? कौन सा माफिया है बजट लाइन? आओ जरा देखा जाए। बजट लाइन, हमारे घरों में ना मम्मियां बजट बनाती हैं। पापा ने उनको पैसे लाकर दे दिए, अब सैलरी लाकर दे दी, मम्मियां लोग ने पूरा पूरा बजट बनाना शुरू कर दिया कि एक कमोडिटी पे इतना खर्चा होगा, फूड पे इतना खर्च होगा, बच्चों की फीस पे इतना खर्च होने वाला है। मतलब उन्होंने गिवन इनकम को डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज में एलोकेट कर दिया। उसी चीज को बोलते हैं बजट सेट। ठीक है ना, आओ जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम और आप मिलकर एक बजट सेट बनाते हैं। आज हम दोनों मिलकर मम्मी का काम करने जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। सपोज कंज्यूमर हैज 200 रुपीज। मान लेते हैं कंज्यूमर के पास 200 रुपए हैं और वो अपना सारा पैसा दो कमोडिटी पे खर्च करने वाला। एक है फूड और एक है क्लोथिंग। फूड आता है मेरी जान 20 रुपए का और क्लोथिंग आती है मान लो 40 रुपए की। 40 रुपए की क्लोथिंग आती है और 20 रुपए का फूड आता है। तो मैंने मान लो एक सिचुएशन ले ली, मैंने कहा सारी के सारे पैसे क्लोथिंग में खर्च कर दो, ऐसी की तैसी देखा जाएगा। तो बताओ मेरे पास 200 रुपए हैं और क्लोथिंग आती है 40 रुपए की, तो मैं कितनी क्लोथिंग खरीद सकता हूं? आंसर मिलेगा 5 क्लोथिंग खरीद सकता हूं। मतलब मैं अगर 5 क्लोथिंग खर्च दूं या 5 क्लोथिंग खरीद लूं, 5 क्लोथिंग खरीद लूं तो क्या होगा? मेरे पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे, मैं एक भी यूनिट ऑफ फूड नहीं खरीद पाऊंगा। सब बच्चों को समझ में आया है? अगर मैंने 5 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग ली तो खर्चा कितना हो गया? 5 × 40, मतलब 200 पूरे के पूरे खर्च हो गए। मतलब फूड खरीदने के लिए कुछ भी पैसा बचेगा ही नहीं। सिमिलरली मान लो मैं सारे पैसे फूड में लगा दूं, क्लोथिंग एक भी ना कंज्यूम करूं, सारे के सारे पैसे मैंने फूड में लगा दिए, तो मैं कितना फूड खरीद सकता हूं? 20 रुपए का फूड आता है, मेरे पास 200 रुपए हैं, तो 200 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा? 10 यूनिट्स हम खरीद सकते हैं फूड की। खर्चा कितना हो जाएगा? 10 × 20, बोले तो 200 रुपए पूरा खर्चा हो गया यहां पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा? सबको समझ में आई है यहां तक बात? बढ़े आगे, चल भाई देखते हैं। ठीक है, अब और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मान लो मैंने बोला मैं 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम करना चाहता हूं। 4 यूनिट्स ऑफ मैंने क्लोथिंग कंज्यूम की है, तो खर्चा कितना हो जाएगा? क्लोथिंग आता है 40 रुपए का, 4 × 40 कितने खर्चा हो गए? 160। मेरे पास बचे कितने पैसे? मेरे पास बचे 40 रुपए, क्योंकि 200 रुपए थे ना। अब मैं बचे हुए 40 रुपए में कितने फूड खरीद सकता हूं? 20 रुपए का एक फूड आता है तो 2 यूनिट्स खरीद सकता हूं। सिमिलरली अगर मैंने बोला मेरे को 3 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम करना है, तो यहां पर क्या होगा? 2 × 20, 40 रुपए यहां से हो गए। 3 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम करना है तो 3 × 40, मतलब 120 रुपए खर्च हो गए, बचा मेरे पास 80 रुपए। उस 80 को मैं कैसे कंज्यूम कर सकता हूं? 20 रुपए का हमारा आता है फूड, तो 80 डिवाइड बाय 20, 4 यूनिट्स आ जाएंगी। तो 4 यूनिट्स हम फूड की खरीद सकते हैं। 4 ×
20 ये आ गया 80 रुपीज, पूरा पूरा खर्चा हो गया। सिमिलरली मैंने बोला अगर मान लो मैं 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम कर लूं तो 2 इंटू 40 कितना पैसा खर्चा होगा 80, बचा कितना 120। उस 120 में कितने हम क्लोथिंग कितने फूड खरीद सकते हैं, आंसर मिलेगा 6 खरीद सकते हैं, मतलब 6 इंटू 20 बोले तो 120। बात समझ में आ गई सभी लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं। ये हमने बजट सेट बनाया है, सबको समझ में आ गया। चले बढ़े, बजट लाइन क्या होता है अब जरा देखा जाए। चलो बढ़ते हैं, देखा जाए भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब हमको एक डायग्राम बनाना है जिसमें हम आपको बजट लाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। चलो 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 बच्चा पाड़ी, एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस बनाओ मेरे साथ साथ। एक एक्सिस पर लेते हैं हम लोग क्लोथिंग, दूसरे पर लेते हैं फूड। यहां लिया हम लोगों ने क्लोथिंग और बेटा जी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे ले लिया हम लोगों ने फूड। हमने एक बजट लाइन बनाई, ये फ्री हैंड बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इस बजट लाइन का नाम रख दिया हम लोगों ने KL। इस बजट लाइन का मतलब क्या हुआ, इस बजट लाइन का मतलब यह है कि जितना मेरी बजट लाइन पर चीजें आएंगी वो मैं कंज्यूम कर सकता हूं, मगर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशंस जो मेरे बजट लाइन के बाहर होगा वो सारे कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, अनअटेनेबल हो जाएंगे। वो सारे कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, अनअटेनेबल, मतलब नॉट अचीवेबल कॉम्बिनेशन, मेरे बजट में मैं वो कंज्यूम नहीं कर सकता हूं। सिमिलरली वो सारे कॉम्बिनेशन जो मेरे बजट के अंदर लाई करेंगे या लाइन पर लाई करेंगे वो सब हो जाएंगे मेरे लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब वो गिवन बजट में मैं खरीद सकता हूं। अब बजट लाइन को बोलते क्या है, बजट लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with given budget at given prices of two goods। मतलब वो कॉम्बिनेशन जो हम गिवन इनकम से खरीद सकते हैं उस चीज को हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। समझ में आया। कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं बजट लाइन की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट्स अ नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन। नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन मतलब क्या, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। जैसे क्लोथिंग का बजट कम कर दिया, क्लोथिंग को कम कंज्यूम किया, फूड को ज्यादा कर दिया, यही तो बनाया है हम लोगों ने बजट सेट के अंदर। देखो क्लोथिंग कम हो रहा है और फूड बढ़ रहा है। दूसरा है स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नेगेटिव रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स। नेगेटिव हम क्यों लगाते हैं, अगर मैं मुझसे पूछे स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है तो हम लिखेंगे माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। ये माइनस का मतलब क्या है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तीसरा इट्स अ स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन कैसे बनाई हम लोगों ने, इट्स अ स्ट्रेट लाइन कर्व, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आया। अब आता है एक बेहतरीन टॉपिक इसके ऊपर जो कि लास्ट टॉपिक भी है। ये बेहतरीन टॉपिक है क्या, ये बोलता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालो थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया था, और 6 नंबर का श्योर शॉर्ट के पेपर में आपके आने वाला है क्वेश्चन। तो सबसे पहले वही बात, मीनिंग देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या होगी। A consumer attains his equilibrium when he maximizes his satisfaction given his income and prices of two commodities। वो पॉइंट जहां पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जहां पर उसको पता हो कि उसकी इनकम क्या है और उसको पता हो कि जो वो कमोडिटीज को कंज्यूम करने जा रहा है उसकी क्या प्राइसेस हैं। इसी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है MRS XY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। MRS XY क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड X विद गुड Y। मतलब ये क्या होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। और PX अपॉन PY क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन है। जिस पॉइंट पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन बराबर हो जाएंगे वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये अकेली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकती कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, दूसरी भी कंडीशन है, IC शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और आपको पता है कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। ठीक है ना, अभी आपको मैंने बताया है। चलो भाई एक शेड्यूल बनाते हैं, और साथ में दादा इसमें शेड्यूल आएगा नहीं, हम एक डायग्राम बनाते हैं, और बेहतरीन डायग्राम है। आप आराम से वीडियो को पॉज कर लो और मेरे साथ साथ पूरा डायग्राम बनाओ। एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस बनाइए। जल्दी से लिखते हैं यहां पर क्लोथिंग और यहां लिखते हैं बेटा फूड। ये यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है, ये यूनिट्स ऑफ फूड है। सबसे पहले मेरी जान आप बनाओ एक बजट लाइन। मैं एग्जैक्टली सेम नंबरिंग यूज कर रहा हूं जो आपकी फ्रैंक बुक में यूज की गई हैं। चलो मेरे साथ साथ करते चलो। ये बनाया सभी लोगों ने, बजट लाइन बना ली, एग्जैक्टली सेम नंबरिंग कर रहा हूं जो आपकी फ्रैंक बुक में की हुई है। K और L मैंने एक बजट लाइन ले लिया है। अब हम बनाएंगे 3 इंडिफरेंस कर्व्स। पहला इंडिफरेंस कर्व है हमारा ये IC1। दूसरा इंडिफरेंस कर्व है बेटा जी
IC2, तीसरा इंडिफरेंस कर्व है हमारा IC3। अब हमको एक चीज तो पता ही है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द सेटिस्फैक्शन। मतलब हमारा IC1 सबसे कम सेटिस्फैक्शन देगा, IC3 सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन हमारे बजट में तो केवल दो ही IC आ रहे हैं, एक IC2 और एक IC1। IC1 और IC2 के कंपैरिजन में IC2 ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। इसीलिए, और इस पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर है। इस पॉइंट को हमने बोल दिया T। ठीक है ना बेटा जी? और ये हम मार्क कर रहे हैं, ये है हमारा M और ये है हमारा N। कुछ पॉइंट्स हम और भी मार्क करते हैं, जैसे एक पॉइंट मार्क किया D, फिर एक पॉइंट मार्क करते हैं मेरी जान A और B, एक पॉइंट मार्क किया A और एक पॉइंट मार्क किया B। अब मेरी बात सुनो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर हो रहा है? हमको पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है IC2 पर। क्यों? क्योंकि IC2 हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है एज कंपेयर टू IC1, और ये हमारे बजट में भी है। IC3 में हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बजट में अटेनेबल कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ये तो अनअटेनेबल पॉइंट है। A और B पॉइंट पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा? बिकॉज A तो क्या है, बजट लाइन के अंडर लाई करता है, मतलब कम सेटिस्फैक्शन देगा। B पॉइंट भी हमको लोअर इंडिफरेंस कर्व पर है, तो कम सेटिस्फैक्शन देगा। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कौन सा देगा? पॉइंट नंबर T। सबसे जरूरी इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है, और जो कि मैंने बहुत बेहतरीन तरह से लिख कर दिया है आपको, यह आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। आओ जरा देखो, पहला पॉइंट, इन द अबव डायग्राम अ कंज्यूमर कैन नॉट परचेज एनी कॉम्बिनेशन विच लाइज टू द राइट ऑफ बजट लाइन KL। क्या बोलना चाहता हूं, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के राइट साइड पर आएगा वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे कि पॉइंट D। ठीक है ना? जैसे कि पॉइंट D, एक सेकेंड बेटा, हां, सच एज कॉम्बिनेशन D बिकॉज इट इज आउट ऑफ हिज रीच। ये बात समझ में आ गई? मैडम को एकदम समझ में भी आ जाएगा आपके स्कूल की, हाँ भाई लड़के ने क्या आंसर लिखा है। सेकंड पॉइंट, ऑन द अदर हैंड एनी कॉम्बिनेशन इनसाइड द बजट लाइन सच एज पॉइंट A इज विद इन हिज रीच बट गिव्स लेसर सेटिस्फैक्शन। जो पॉइंट A है वो तो इसकी रीच में है, बजट के अंदर है, लेकिन वो कम सेटिस्फैक्शन देता है, इसलिए यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। The highest indifference curve with the point on budget line is the one which touches the budget line. This occurs at point T. T पर क्या हो रहा है? ये हाईएस्ट पॉइंट है जो बजट लाइन को टच कर रहा है, मतलब हमारी रीच में भी है और यहां पर सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा है। थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, OM combination of clothing and ON combination of food that the consumer purchases at a point of equilibrium. At a point of equilibrium क्या क्या परचेज कर रहे हैं? OM यूनिट हम क्लोथिंग की परचेज कर रहे हैं, ON यूनिट हम फूड की परचेज कर रहे हैं, यह भी हमने बता दिया। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट A इज नॉट बेस्ट एज इट लाइज इनसाइड द बजट लाइन, मैंने अभी बताया। पॉइंट B इज ऑल्सो नॉट बेस्ट एज इट लाइज ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व। A तो बजट लाइन के अंदर है और B नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पर लाई करता है, जो कि हमें कम सेटिस्फैक्शन देगा, विच ऑफर्स लेसर सेटिस्फैक्शन। तुम्हें बताना पड़ेगा A पर क्यों नहीं है, B पर क्यों नहीं है, D पर क्यों नहीं है, T ही पर क्यों इक्विलिब्रियम है। हेंस कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट T। एट दिस पॉइंट बोथ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। बोथ द कंडीशन क्या थी, MRS XY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY और IC इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब जाकर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है मेरी जान। आराम से जाकर ये वीडियो देखो, शेयर करो अपने दोस्तों से, और इसका पूरा नोट्स आप मेरे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑन द एप्लीकेशन से ले सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला कौन सा वीडियो चाहते हो कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। दिस इज योर टीचर शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।